हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू बुक चर्चा। क्या आप जानते हैं कि सीटीटी फरवरी 2026 इंग्लिश लैंग्वेज भाषा पहले में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके उत्तर देखकर हजारों अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसी, पोएट्री, कॉमेस्की का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सोशियोलॉजिस्ट, ग्रामर डिस्चिंग और सबसे खास क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन 102, क्वेश्चन 104 और क्वेश्चन 120 जैसे प्रश्नों में सीबीएसई फाइनल आंसर की ने कई विद्यार्थियों की पूर्व धारणाएं बदल दी। क्या आप अगर सीटीटी फरवरी 2026 का पेपर दिए होते या सीटी 2026 सितंबर की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न पत्र देखकर घबराइएगा मत। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ये समझ आएगा क्योंकि ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 91 से 120 का कंप्लीट एनालिसिस। सीबीएसई फाइनल आंसर की के अनुसार सही उत्तर देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ग्रामर ट्रिक्स, लैंग्वेज पेडागोजी कॉन्सेप्ट, रीडिंग एंड पोएट्री एनालिसिस और हिंदी में भी इसको बताएंगे। साथ ही सीटीटी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। इस वीडियो का उद्देश्य केवल उत्तर बताना नहीं बल्कि हर प्रश्न के पीछे छिपे कॉन्सेप्ट को इस तरह समझाना है कि आगामी सीटीटी, यूपीटीटी, रीट, सीजीटीटी और अन्य स्टेट टीटी परीक्षाओं में भी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दे सके। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 120 में सीबीएसई फाइनल आंसर की के अनुसार 2 विकल्प सही हैं और ऐसे कई प्रश्नों की विशेष चर्चा हम करेंगे। तो बिना समय गंवाए लेट्स स्टार्ट सीटीटी इंग्लिश फरवरी 2026 पेपर एनालिसिस क्वेश्चन 91 to 120 सीबीएसई फाइनल आंसर की। और आपका टारगेट होगा 30 में 30। बुक चर्चा, दिमाग समझो, जिंदगी बदलो। सीटीटी 2026 फरवरी में जो परीक्षा आयोजित हुए थे उन प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं। आज हम इंग्लिश को देखेंगे। इंग्लिश के जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न क्रमांक 91 से लेकर 120 तक को देखेंगे। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम ये जो सेट एस है उसको देख रहे हैं। आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पर सेट ए में जो 91 से 120 जो है उसका प्रश्न को हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले देख रहे होंगे कि इसमें पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक ये इंग्लिश का लैंग्वेज वन में है। सबसे पहले पैसेज दिए हुए हैं। तो आपको कोई भी प्रश्न हल करने से पहले, क्योंकि इसमें 91 से 99 जो प्रश्न है, आपको यहाँ कुल 9 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो इन 9 प्रश्नों को हल करने से पहले आपको इस पैसेज को एक बार पढ़ना होगा और उस पैराग्राफ के साथ में आपको, अगर हिंदी मीडियम का है तो हिंदी में एक बार अर्थ अपने मन में करिएगा कि क्या अर्थ होता है, तभी आप नीचे के प्रश्नों को सही रूप से हल कर सकते हैं। चलिए इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ करके शुरू करते हैं। We sallied out at 3 o'clock in the afternoon, having finished our tiffin and coffee. The main job for the day was to mount and frame the photograph. Uncle carried it in his hand, delicately enclosed in an old envelope, as if it were fragile and likely to perish a finger's pressure. As we went down the street, a neighbor standing at his door hailed us and demanded, "Where are you talking?" The young fellow, he was an engineer who worked in some distance project on the hills, coming home once in a while and then again disappearing from our society. He was a particular friend of my uncle, as they occasionally gathered for a game of cards in my house. He asked, "I am here for a few days. Can't we have a session sometime?" ये क्या बोल रहा है? इस पूरे पैराग्राफ में आप देखे होंगे तो इनका कहना है कि दोपहर 3 बजे हम अपना टिफिन और कॉफ़ी खत्म करके घर से निकले। दिन का मुख्य काम क्या था? तस्वीर को फ्रेम में लगाना था। चाचा जी उसे बड़े ही नाजुक तरीके से हाथ में लिए हुए थे, एक पुराने लिफाफों में, मानो वह बहुत नाजुक हो और उंगली के एक स्पर्श से ही टूट जाए।
जैसे ही हम गली में आगे बढ़े, दरवाजे पर खड़े एक पड़ोसी ने हमें आवाज़ दी और पूछा, आप इस नौजवान को कहाँ ले जा रहे हैं? वह एक इंजीनियर थे जो पहाड़ियों पर कुछ दूर दराज के प्रोजेक्ट में काम करते थे। कभी कभी घर आते थे और फिर हमारे समाज से गायब हो जाते थे। वह मेरे चाचा जी के खास दोस्त थे। हम लास्ट यहाँ तक पढ़े, हैव अ सेशन सम टाइम। अब उसके बाद देखते हैं अगला। ऑफ कोर्स said my uncle without much favor, I will let you know, and moved on. Won't aunt get angry? I asked, remembering the argument they had after every card session. The card players would have been sitting around in the middle of the hall, demanding coffee and edibles and playing far into the night. My aunt would complain after the company had dispersed, sitting there with your friend, you lock me up in the kitchen all day. What madness is it? You people, when you touch a pack of cards, I wonder. Worn out of her attacks, my uncle began to avoid his friend. The company gradually deepened and disappeared. यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्योंकि वे कभी कभी मेरे घर ताश खेलने के लिए इकट्ठा होते थे, उन्होंने पूछा, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ हूँ, क्या हम कभी ताश खेल सकते हैं? जरूर जरूर, मेरे चाचा जी ने बिना किसी उत्साह के कहा। मैं आपको बता दूं और आगे बढ़ गए। क्या चाची नाराज नहीं होगी? मैंने पूछा। मुझे हर ताश के खेल के बाद उनके बीच होने वाली बहसें याद आ गई। ताश खेलने वाले हाल के बीच में बैठे कॉफी और खाने पीने की चीज मांगते और देर रात तक खेलते रहते। जब सब चले जाते तो मेरी चाची शिकायत करती, अपने दोस्तों के साथ वहां बैठे मुझे सारा दिन रसोई में बंद कर देते हो। पता नहीं ताश के पत्तों को छूते ही तुम लोगों को क्या पागलपन सवार हो जाता है। उनकी बातों से तंग आकर मेरे चाचा अपने दोस्तों से दूर रहने लगे और धीरे धीरे उनकी संगत कम होती गई और वो गायब हो गए। अगला देखते हैं। Began to avoid his friends, the company gradually dwindled and disappeared, but it did not prevent them from dreaming about cards of luxuries in visions of a grand session. Somewhere my uncle was supposed to have lost a lot of money through the card game, and my aunt was very defiant that he should never go near cards again. Although he kept saying, we play only 28 and not rummy, after all 28. यहाँ पर ये कह रहे हैं, संगत कम हो गई, लेकिन इससे उन्हें ताश के सपने देखने या किसी शानदार खेल के बारे में सोचने से नहीं रोका जा सकता। कहीं ना कहीं मेरे चाचा ने ताश के खेल में बहुत सारा पैसा गंवा दिए और मेरी चाची इस बात पर अड़ी थी कि उन्हें फिर कभी ताश के पास नहीं जाना चाहिए। हालांकि वे कहते रहते, हम तो सिर्फ 28 खेलते हैं, रमी नहीं, आखिरकार 28। तो हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, हिंदी में समझ गए। अब हम प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न में इनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 91, हु इज द नैरेटर इन द स्टोरी? क्या पूछ रहे हैं कि इस स्टोरी में नैरेटर कौन है? ये कहानी बता कौन रहा है? ये बताने वाला जो है, आपको याद होगा यहाँ पर इस पैसेज में एक चीज आया है, माई अंकल तथा आई आस्क्ड का प्रयोग हुआ है और साथ में उस यंग बॉय को कहाँ लेके जा रहे हो करके बोला जा रहा है। मतलब वो किसके बारे में बोल रहे हैं? एक यंग बॉय के बारे में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यंग बॉय, तो यहाँ पे आया हुआ है टू में, तो इसका उत्तर होगा हु इज द नरेटर इन द स्टोरी? अ यंग बॉय। अगला प्रश्न है, व्हाट टास्क वाज द अंकल सपोज टू परफॉर्म दैट डे? अंकल क्या ये करना? टू प्ले कार्ड, टू गो राउंड द सिटी, टू फ्रेम अ फोटोग्राफ, टू मीट हिज इंजीनियर फ्रेंड। पैसेज में आपने ऊपर पढ़ा होगा तो एक लाइन लिखा हुआ है, द मेन जॉब फॉर द डे वाज टू माउंट एंड फ्रेम द फोटोग्राफ। फ्रेम द फोटोग्राफ आ रहा है, तो टू फ्रेम द फोटोग्राफ ये आपके 3 में आया हुआ है, तो 92 का आंसर 3 ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 93, व्हाई वॉज द आंट एंग्री एट द अंकल एंटरिंग फ्रेंड्स एट होम? आंटी क्यों नाराज होती थी? इसके आंटी के नाराज होने के कारण क्या थे, पहले देखते हैं। बिकॉज ही लॉस्ट मनी इन द कार्ड गेम्स,
अंकल कार्ड्स गेम में हार जाते थे, ये तो कारण था। दूसरा, बिकम दे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ नॉइज, नहीं, यहाँ पर पैसेज में कहीं नहीं बताया गया है कि वो हल्ला करते थे, इसके कारण से वो नाराज होती थी, इसलिए ये नहीं है। दूसरा, बिकॉज सी हैड टू सर्व देम कॉफ़ी एंड स्नैक रिपीटेडली, हाँ कॉफ़ी और ये करने को उसका होता था, तो इसका मतलब 1 और 3 है, तो यहाँ फोर्थ में दिया बोथ ए एंड 1 एंड 3, तो 93 का ये फोर्थ वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 94 में दे रहे हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। हमको इसमें ट्रू एंड फॉल्स देखना है कि कौन ट्रू और कौन फॉल्स है। पहला देखते हैं, पहला में है द फ्रेंड सेशन ग्रेजुअली कम टू एन एंड, ये सही है क्योंकि मित्रों की बैठकें धीरे धीरे समाप्त हो गई, कहा गया है। बी, द अंकल स्टबली द रिफ्यूज टू लिसन हिज वॉइस, क्योंकि अंकल ने पत्नी की बात मानकर मित्रों से मिलना बंद कर दिया, नहीं, पत्नी की बात की मानी, उनसे बार बार बोलने के कारण तंग आके उसने बंद किया था, तो ए इज ट्रू और बी इज फॉल्स। ऐसा कहीं लिखा है क्या? आपके 3 में देखिए, 3 में लिखा है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो 94 का आंसर होगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं 95 से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इस स्टेटमेंट से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, बोल रहा है ट्रू नहीं है। द इंजीनियर फ्रेंड वर्क एट फार ऑफ प्लेस, दूर में एक हिल्स में काम करते थे करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सही है। द आंट वॉज हैप्पी एट द फ्रेंड मीटिंग टॉकिंग प्लेस एंड देयर प्लेस, यहां कह रहे हैं कि आंटी खुश होती थी, नहीं, आंटी खुश नहीं होती थी, नाराज होती थी। चलिए अगला देखते हैं, ये तो सही नहीं है लाइन, अगला देखते कुछ और है क्या। माई अंकल वॉज अ जेंटल पर्सन, सही है। द फोटोग्राफ वॉज केप्ट सेफली इन द, ये भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर जो है ये ट्रू नहीं है, 95 का 2। अगला देखते हैं 96, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, ब्लैंक एन इंजीनियर हु वर्कड इन सम डिस्टेंस प्रोजेक्ट, तो ये आपका जो है ये एडजेक्टिव क्लास होगा। अब एडजेक्टिव क्लास क्यों होगा? यहां पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु, किसके विशेषण बता रहे हैं, यहां पर आपके इंजीनियर का बता रहा है, इस इंजीनियर का, तो इसके कारण से ये एडजेक्टिव क्लास होगा। इसका एक ट्रिक आप याद कर सकते हो, हु प्लस नाउन एडजेक्टिव क्लास होगा, कहीं पर हु और नाउन की बता रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लास होता है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न 97, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हाट मैडनेस सीजेस यू, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव। आपको तो ये देख के पता चल गया होगा ये किस चीज का निशान है, ये जो दिया हुआ है ये एक्सक्लेमेटरी रिमार्क का है, ठीक है, ये आश्चर्य और तीव्र भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो 97 का ये 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 98, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग अ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल जो शब्द है उसकी अपोजिट चुनने के लिए बोल रहा है। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? जो इजिली ब्रोकन होता है, तो जो जल्दी ब्रेकन हो, स्ट्रांग हो, वो उसका अपोजिट होगा। अग्रेसिव, ये तो तीव्रता है। ड्यूरेबल, अच्छा रेकनेस ये नहीं है। टॉल, लंबा। ड्यूरेबल, यहाँ पर देखिए ड्यूरेबल दिया हुआ है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग जो चलता है उसको हम ड्यूरेबल बोलते हैं। तो 98 का इसका आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न 99, व्हाट डज द एक्सप्रेशन वी सेल इट आउट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर हम जो देख रहे हैं कि किस सेल इट आउट का अर्थ किस रूप में हुआ, यहां पर जो है उद्देश्यपूर्ण से बाहर निकलने के रूप में यूज किया गया। यहां पे देख रहे हैं वी सेल इट आउट मीन इन द करेक्ट, तो यहां पर टू गो फॉर अ जॉइंट ये नहीं है। टू लिव एन डिटरमाइंड मैनर, मतलब सेल आउट करते हैं उद्देश्यपूर्ण ढंग से बाहर निकलना होता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 4, 99 का 4। अगला प्रश्न 99, 91 से लेके 99 जो है
वो आपके पैसेज से थे, जिसका हमने यहाँ आंसर कर लिया है ना। अब हम देख रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर फिर एक पोएट्री दिया हुआ है। इस पोएट्री के आधार पे आपको 100 से 105 मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर एक बार इसका अर्थ भी समझ लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। यू मे शूट मी विथ यूर वर्ड्स, यू मे कट मी विथ यूर आइज, यू मे किल मी विथ यूर hatefulness, but still like air I will rise out of the hearts of history a shame. I rise up from the past that rooted up pain. I rise, I am। चलिए I rise यहाँ ब्लैक ये वाले को हम बात करते हैं। यहाँ पे जो हिंदी में अगर देखें तो ये तुम मुझे अपने शब्दों से घायल कर सकते हो, तुम मुझे अपनी आंखों से चोट पहुंचा सकते हो, तुम मुझे अपनी घृणा से मार सकते हो, पर फिर भी हवा की तरह मैं उठ खड़ा होऊंगा। इतिहास की शर्म की झोपड़ियों से मैं उठता हूँ, दर्द में डूबे अतीत से मैं उठता हूँ। ये इनका कहना है। अगला क्या है? आई एम अ ब्लैक ओशियन लिपिंग एंड वाइड, वेलिंग एंड स्वेलिंग, आई बियर इन द टाइड, leaving behind nights of terror and fear. I rise into a daybreak that is wondrously clear. I rise bringing the gift that my ancestor gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. मतलब मैं एक काला सागर हूँ जो विशाल और लहरों की तरह उमड़ता हूँ। मैं ज्वार में बहता हूँ, आतंक और भय की रातों को पीछे छोड़ता हूँ। मैं उठता हूँ, मैं एक अद्भुत निर्मल सूर्योदय की ओर मैं उठता हूँ। अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए उपहारों को लेकर मैं गुलामों का सपना और आशा हूँ। मैं उठता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं उठता हूँ। अगर आपको आगे के प्रश्न हल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो इसको डबल या 2-3 बार पढ़िएगा और इसका जो हिंदी अनुवाद है उसको भी देखिएगा। आपको ये बहुत सरलता से प्रश्न फिर बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं 100%। The hearts of history same refer to a shameful event in history, adjective poetry, modern living standards, comfortable extents। यहाँ पर जो इसका मतलब यह है कि इतिहास में हुए सामाजिक अपमान और शोषण का प्रतीक है। कविता में क्या बता रहा है? ऐतिहासिक अन्याय, उत्पीड़न, इसी की भावना किया गया है। तो उसी की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया। मतलब अ शेमफुल इवेंट इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो शेमफुल इवेंट हुए उसके बारे में कहा गया है। तो इसका उत्तर 100 का पहला आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 101। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द पोएम करेक्टली। यहाँ पर जो पोएम में आया हुआ है वो किसके बारे में बताया जा रहा है? फेमिनिज्म, रिलेशनशिप, ऑपरेशन, एनवायरनमेंट। यहाँ पर ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है, मतलब उत्पीड़न के बारे में इस कविता में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 101 का 3, क्योंकि कविता में जो आप पढ़े होंगे अत्याचार, शोषण, संघर्ष, विपरीत परिस्थितियों से उठकर आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य ही जो विषय है वो ऑपरेशन है। अगला प्रश्न 102। I am the dream and the hope of the slave, shows that the poet is an। क्या बता रहा है? इस लाइन से क्या समझ आ रहा है? I am the dream and the hope of the slave। ये ऑप्टिमिस्ट के बारे में है। क्यों? कवि कठिन परिस्थितियों के बावजूद आशा और उज्जवल भविष्य में विश्वास रखता है। तो ऑप्टिमिस्ट, ये आशावादी है, तो ऑप्टिमिस्ट होगा। और हमेशा याद रखिएगा इसका एक ट्रिक है, होप और ड्रीम जहां आता है वो ऑप्टिमिस्ट ही होता है। अगला प्रश्न 103। अ पास्ट दैट्स रूटेड इन अ पेन रिफर टू अ पास्ट। अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन रिफर टू, यहाँ पे किसकी व्याख्या की गई? कविता में अतीत के निरंतर कष्ट और संघर्ष का वर्णन किया गया है। यही तो हम इस कविता में पढ़े थे अभी। तो इसको अगर देखेंगे, दैट हैज ऑलवेज बीन प्लेजरेबल, खुशी के बारे में नहीं बताया गया। दैट हैज बीन प्लेजरेबल वंस बट इज नाउ, ये भी नहीं। दैट हैज ऑलवेज बी पेनफुल, ऑलवेज बी पेनफुल के बारे में बोला गया है। तो 103 का 3 होगा। अगला प्रश्न 104। द यूज ऑफ आई राइज इन द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
यहाँ पर आई राइज आई राइज आई राइज लास्ट में हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये रिपीटेशन हो रहा है बार बार, है ना। कविता में आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो इस पोइट्री में हमेशा लास्ट में आई राइज आई राइज आई राइज हुआ है। कभी भी सेम फॉर्म्स रिपीट होता है तो रिपीटेशन ही कहलाता है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन है मतलब ये आपका फोर्थ, 104 का फोर्थ होगा। 105 विच लिटरेटरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन फॉलोइंग लाइन बट स्टिल लाइक केयर आई विल राइज। मेटाफोर, सिमेल, ऑक्सीमोरन, मेटाफोन। इसका उत्तर जो है 105 का, जैसे आप देख रहे हैं किसके है, सिमेल का है कि मेटाफोर का है कि किसका है, बट स्टिल लाइक केयर आई विल राइज। ये लाइक शब्द द्वारा तुलना कर रहा है और इसका मतलब क्या होता है आपका सिमेल का, इसका मतलब होता है लाइक एज, इसमें यूज होता है, मतलब ये उपमा देते हैं उसके लिए, तो इसका उत्तर होगा सेकेंड। अगला प्रश्न 106 Chomsky pronounced that an innate capacity to acquire language in the result of our uniquely human biological inheritance. This inheritance is known as। ये जो है आपके हिंदी में भी यूज होता है और आपके पेडागोजी में भी आता है कि जो नोम कोमेस्की ने एलईडी की अवधारणा दी थी, एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसकी अवधारणा दी थी। तो इसका उत्तर जो है आपका आएगा 106 का 4, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये आपके हिंदी में भी पूछे जाते हैं, ये आपके पेडागोजी में जो सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड जो बोलते हैं, इसका नोम कोमस्की ने इसकी अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न 107 द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज की सबसे मीनिंगफुल जो होता है वो कौन सी यूनिट होती है? मतलब भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई क्या है? फोनीम। जो फोनीम वही सबसे छोटी इकाई है, तो इसका उत्तर होगा आपका 2, 107 का 2। अगला प्रश्न 108 इन्फेंट अराउंड 2 to 3 months of the age are capable of producing open vowel round. These sounds are examples of cooing, babbling, shouting, one word alternation. 2 से 3 माह के जो बच्चे होते हैं वो कुइंग करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 से 3 मंथ बच्चा है, इसका मतलब ये कुइंग होगा। साथ ही आप ये भी याद रखिए 2-3 मंथ होगा कुइंग, अगर 6 मंथ है तो बबलिंग होता है। अगर ये 6 मंथ पूछता है तो हम बबलिंग आंसर देते हैं। तो 108 का पहला आंसर। 109 अंकिता कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेज। हर लैंग्वेज एबिलिटी मैक्स हर क्या बोल रहा है कि संगीता जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? जो बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता होते हैं उनको हम मल्टीलैंग्वेज कहलाते हैं, मल्टीलैंग्वेज स्पीकर कहलाता है वो। तो ये आपका होगा बहुभाषी, जिसको हम हिंदी में बहुभाषी कहते हैं, वही है। तो 109 का मल्टीलैंग्वेज में 109 का 3 आंसर होगा। 1010 यू आर interested as trying topics such as code mixing, code switching, children language and secret language. Which of the following discipline you need to study for this? यहाँ पर बोल रहा है कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, ये सब जो होते हैं इनका किसमें अध्ययन किया जाता है? भाषा और समाज के संबंधों का अध्ययन जो होता है सोशियोलिंग्विस्टिक जो बोलते हैं उसमें किया जाता है। तो सोशियोलिंग्विस्टिक 4, तो 110 का आंसर होगा 4। 111 क्वेश्चन देखते हैं 111 का। विच एरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस। यहाँ पर पूछते जा रहा है कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस का कौन सा पार्ट नहीं है। सबसे पहले मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ, फिर इसके अगले चलेंगे। ये जो सेमेंटिक है ये इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है जो कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस होता है वो 2 भाषाओं की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है और ये 3 स्तरों पे होता है। कैसे? एक फोनोलॉजिकल होता है मतलब ध्वनि, फिर लेक्सिकल होता है शब्द, फिर होता है सिंटैक्टिक होता है वाक्य रचना, ठीक है। तो ये 3 उसमें उपयोग होता है। आपका
ये जो सेमेंटिक है इसका मतलब अर्थगत होता है, इसको इसका भाग नहीं माना जाता है। और इसको याद जो हम करते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्टिव एनालिसिस का है तो इस शब्द को याद रखिएगा, PSL, PSL मतलब P से फोनोलॉजी, S से सिंटैक्स और L से लेक्सिकॉन होता है। ये कॉन्ट्रैक्टिव आता है, PSL हमेशा याद रखिएगा इसके लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10112, You find that an English language teacher is using freely mother tongue in the class. She is using Khalistan method. Teacher freely use mother tongue. तो इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मातृभाषा का खुलकर प्रयोग किया जाता है और अनुनाद पर विशेष बल देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये इसका 112 का आंसर 2 होगा। 113, the ability to write consciously by not including any details that can be avoided to achieve precision is a skill which is known as। यहाँ पर बोल रहा है कि हम किसी चीज़ का डिटेल्स नहीं करते हैं और उसमें से अननेसेसरी डिटेल नहीं करते हैं और उसको छोटा करते हैं। क्या कह रहा था, उसको हम समराइज कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा समराइजिंग। 113 का 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 114। 114 क्या बोल रहा है, वॉइस एक्सप्रेशंस कैन इफेक्टिवली बी जज्ड बाय स्पीड ऑफ वॉइस, वर्ड सिलेक्शन, टोन ऑन वॉइस, ओकल्स। तो इसका टोन ऑफ वॉइस जो है इसका आंसर आएगा। क्यों टोन ऑफ वॉइस आएगा, इसलिए कि टोन से ही हम जो वॉइस एक्सप्रेशन आर बेस्ट जज बाई किससे होता है, टोन ऑफ वॉइस से। हम टोन से वक्ता की भावना, आत्मविश्वास, संप्रेषण सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न 115, सीटिंग अरेंजमेंट इन अ क्लासरूम शुड बी फ्लेक्सिबल, दिस इज बिकॉज। सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है क्लास में वो फ्लेक्सिबल रखा जाता है। क्यों रखते हैं, इसका एक कारण होता है, आपको पता होगा। इसमें एक पेयर वर्क बनता है, ग्रुप वर्क होता है और होल क्लास का एक्टिविटीज आसानी से कराई जा सकती है। मतलब आपके जो हम अभी जो अध्ययन करते हैं वो किस पे है, चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड क्लासरूम महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो उससे संबंधित अगर है तो सिटिंग अरेंजमेंट उसी के लिए होता है। ठीक है, देखते हैं। इट वुड प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर्मिंग परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप्स, नहीं। दूसरा, इट वुड हेल्प कंडक्ट मेनी ग्रुप, पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटीज इजली, यस। ये जो है ये सही आंसर है। तो 115 का 2। इस तरीके से हमने आज जो प्रश्न देख रहे हैं 91 से 120 तक देख रहे हैं, जिसमें 115 तक हम इंग्लिश तक पहुंच चुके हैं। इंग्लिश को आप तैयारी अच्छे से करिएगा, इंग्लिश में बिल्कुल घबराइएगा मत। यही है जो अन्य छात्रों से आपको नंबर ज़्यादा दिलाएंगे, इसी से आपके पास होने के जो संभावनाएं बढ़ जाती है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है। आपके जो हिंदी में और सीडीपी में होता है वही इसमें रहते हैं। साथ ही इन प्रश्नों को, इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो है अपने मित्रों से भी चर्चा कीजिएगा, उनको वीडियो देखने के लिए बोलिएगा और उनके साथ में अगर आप साथ में तैयारी करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे ही वीडियो देखने के साथ साथ आप पुस्तक भी पढ़ेंगे तो पुस्तक में आपको लगेगा कि यही चीज़ तो हमने सुना है। तो पुस्तक पढ़ने से आपके जो एग्ज़ाम के समय जो ट्रिक करते हैं वहाँ जो आएगा, ट्रिगर होगा कि ये आंसर है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप दूसरों की सफलता में सहयोग कीजिए, आपको सफलता एक बार में ही मिलेगा और ये सफलता आपको सिर्फ सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले CTT उसी में लेना है। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 116, टू एसेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल अ लैंग्वेज टीचर शुड मस्ट इम्पोर्टेंट फोकस ऑन। प्राइमरी लेवल जो अध्ययन कराते हैं टीचर का फोकस किस पे सबसे ज़्यादा रहता है, एक ही चीज़ पे रहता है। देखे होंगे आप, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसको उसके साथ में वो समझना भी चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग 116 का 4 आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 117, टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज इम्पॉर्टेंट टू। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ जरूरी होता है, हम जो बोलते हैं प्रभावशील कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होता है। आप जानते होंगे कि प्रभावशील
जो कम्युनिकेशन है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है लिसन टू अदर फर्स्ट। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहली सत्र है एक्टिव लिसनिंग। आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, तभी आप अच्छे से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 114 का लिसन टू अदर फर्स्ट, ये 4 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न 118, अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इज टू। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर का उद्देश्य क्या होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये हिंदी में भी यूज होगा। ग्रामर का उद्देश्य होता है, रटना नहीं होता है, बल्कि करेक्ट एक्सप्रेशन, लॉजिकल थिंकिंग, बेटर राइटिंग, बेटर स्पीकिंग, ये विकसित करना होता है। तो इसके हम जो बोले हैं वही यहाँ पे लिखा है दूसरे में, डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। तो इसका आंसर होगा 2, 118 का 2। अगला नंबर है 119, while developing writing skill among the student at primary level, a teacher must encourage her student to write on topics related। जब प्राइमरी लेवल पे बच्चा लिखता है तो टीचर किस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करता है, बच्चे को क्या लिखने के लिए। बच्चे को अगर आप पर्सनल लाइफ लिखने के लिए बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से लिखेगा। आप नेशनल थीम, रिलीजन, सोशल, इसके बारे में नहीं लिख पाएगा, तो ये 4th होगा। लास्ट प्रश्न है 120, यू वांट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर टू एस्कॉर्ट देम इन योर क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड यू यूज इन द पर्पस। यहाँ पर बोथ वाला कुछ नहीं दिया है, पीयर असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और फार्मेसी असेसमेंट ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये ठीक है, और साथ में जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे दिया रहता कि इसमें से कौन है, अगर इस परीक्षा को अगर दिलाए रहते तो आप डायग्नोस्टिक डालो और फॉर्मेटिव डालो, दोनों अगर करते तो भी आपका आंसर सही माना जाता, क्योंकि दोनों शिक्षार्थियों के कठिनाइयों को पहचान कर स्कैफोल्डिंग में सहायता करते हैं। इसीलिए बाद में जब करेक्ट आंसर सीबीएसई ने किया तो इन दोनों आंसर को सही माना है। इस तरीके से हमने आप इंग्लिश सीटीटी 2026 जो फरवरी में आयोजित हुआ था प्राइमरी लेवल के लिए कक्षा 1 से 5 तक के, उसके इंग्लिश लैंग्वेज के 91 से 120 तक के प्रश्नों को देख लिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी देखिएगा, और इसी तरीके से अगर आपको परेशानी है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम वैसे आपकी परेशानी को दूर करते हुए वीडियो बना सकें। तो चलिए अगली बार मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।